Hey, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials, and I welcome you all to our series which was going on, which is the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, and we have reached to our lecture number 11. So, before moving on with the session, I would like you to know that to know the more updates about the subjects that who is teaching and when the lectures are being uploaded, you can scan this code and directly join our Telegram group. All right. So, in the last class, what we did was we completed till section number 8. हमारा part 2 चल रहा था, which is relevancy of facts, जिसमें I told you that section 4 to 50 would be covered, right? So, in that also we were in the closely connected facts list, और उसमें हम लोगों ने सेक्शन 4 से स्टार्ट करके 8 तक कवर कर लिया है along with the connecting sections and with the illustrations and the important case laws, right? So what would be the agenda for today's class? आज हम लोग सेक्शन 9 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे and mark my words, section 9 is also one of the most important sections for you. It is easy no doubt, but कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, एंड सेक्शन 9 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए. सो हम लोग आज सेक्शन 9 कवर करने वाले हैं, और उसके बाद टाइम बचेगा तो 10 एंड 11 कर लेंगे, क्योंकि 10 और 11 बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे उनको करने में, और उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं. बट क्योंकि हमें सब कुछ कवर करना है और कहीं ना कहीं मतलब एग्ज़ाम में आ भी सकता है, राइट? सो उस पर्पज़ के लिए हम लोग वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज सेक्शन 9 तो आज हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम हम लोग सीधा सेशन के टूवर्ड्स चलते हैं. एंड सबसे पहले आप सेक्शन 9 निकालो बेयर एक्ट में. सेक्शन 9 क्या बात करता है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट. ये आपको ये जो हेडिंग आपने मार्जिनल नोट्स में ये जो पढ़ा आपने हेडिंग, इससे क्या समझ आ रहा है? फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, बट वो कब रेलिवेंट बन जाते हैं? सेक्शन 9 के अंडर आके. यानी कि इसकी जो पहली लाइन है ना, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, ये बताता है कि जो हमारा सेक्शन 9 है ना, इट वुड वर्क एज अ रेजिडुअरी प्रोविजन. रेजिडुअरी प्रोविजन क्या होता है? कि जिसमें बची कुची यानी लेफ्ट ओवर स्टफ जिसके अंदर आ जाता है. इसमें बोल रखा है कि ऐसे फैक्ट्स, मतलब सेक्शन 9 में बोला गया है कि ऐसे फैक्ट्स जो पूरी जो हमने 4 से 50 वाली लिस्ट पढ़ेंगे ना अभी हम रेलिवेंट फैक्ट्स की, जो भी ऐसा कोई फैक्ट है जो 4 से 50 नॉट कवर्ड अंडर 4 से 50, जो 4 से 50 तक के सेक्शंस हैं जो रेलिवेंसी की बात करते हैं, तो अगर कोई ऐसा फैक्ट है विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर 4 से 50 तक, बट उसकी कहीं ना कहीं रेलिवेंस है, ये जो अब हम दो आगे पढ़ने वाले हैं सब क्लॉजेस उसके अंदर, तो अगर कहीं 4 से 50 में कवर नहीं हो रहा तो वो सेक्शन 9 के अंडर कवर हो जाएगा. तो ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है कि ये रेजिडुअरी प्रोविजन है जो बात करता है कि जो 4 से 50 तक में नहीं आ पा रहा और उसका कुछ ना कुछ मतलब है, केस से रिलेटेड है, तो उसको हम सेक्शन 9 के एम्बेट में फॉल कर लेंगे. तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 9 का एक वाइड स्कोप है, क्योंकि इसमें कोई ना लिमिट्स डिफाइन नहीं की गई. इसमें सिर्फ इतना बता दिया गया है कि ऐसे सेक्शंस और ऐसे फैक्ट्स जो 4 से 50 तक अदरवाइज दे आर नॉट रेलिवेंट, बट सारे बचे कुछ अब जो भी तरीके का हो, जिस भी तरीके का हो, बाकी सब तरीके के फैक्ट्स इसके अंडर रेलिवेंट हो जाएंगे. सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ फैक्ट्स की जो इसमें कवर होंगे. तो एक काफ़ी ना वाइड स्कोप है, मतलब एक खुला हुआ एम्बेट है कि कुछ डिफाइन नहीं किया गया, बस ये बता दिया गया कि जो उनके अंडर कवर नहीं हो रहे वो सब फैक्ट सेक्शन 9 के अंडर कवर हो जाएंगे. ये चीज़ थी आपकी पहली जो आपको जाननी ज़रूरी थी, ठीक है? अब ये बोलता है इसका पहला, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट व्हेन इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, या फिर if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable. तो ये ना 3 चीज़ों की बात करता है. ये बोलता है कि उस तरीके के सभी फैक्ट्स जो अदरवाइज तो रेलिवेंट है नहीं, किसी और सेक्शन के अंडर वो रेलिवेंट नहीं हो रहे, बट
दे विल बिकम रेलिवेंट अगर वो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है। पहली चीज़, किस तरीके से कनेक्टेड है कि कुछ इस तरीके के फैक्ट्स हैं जो कुछ इनकन्सिस्टेंसी शो कर रहे हैं फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ, यानी कि एक ऑपोजिट, एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है जिन फैक्ट्स में, कि अगर ये चीज़ प्रूव हो गई तो इसका मतलब फैक्ट एंड इशू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या फिर हाईली प्रोबेबल है या हाईली इम्प्रोबेबल है। ये सब टर्म्स आपको फैंसी लग रही होंगी, बट व्हेन वी विल टेक दी एग्जांपल्स तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए आपको यही पढ़ना था। इलस्ट्रेशंस पे हम वी विल गेट बैक टू इट। ठीक है, अभी मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार कि ये जो सेक्शन 9 है, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, ये एक रेजिडुअरी प्रोविजन की तरह वर्क करता है। ठीक है, एक रेजिडुअरी प्रोविजन की तरह वर्क करता है, पहली चीज़। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था जानना। एक ये रेजिडुअरी प्रोविजन है और इसका स्कोप इज़ वाइड। ठीक है, इसके अंदर कोई डिफाइन नहीं है कि क्या क्या आएगा। एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी कवर्ड अंडर दिस एम्बिट। ठीक है, तो इसकी पहला रूल, पहली चीज़ मैंने आपको क्या समझाई कि जो भी फैक्ट्स 4 से 50 तक के जितने भी फैक्ट्स हैं, अगर उसके अंदर नॉट रेलिवेंट, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जो 4 से 50 के अंदर रेलिवेंट नहीं हो रहा, डज नॉट फॉल अंडर 4 से 50, मतलब उनके अंडर तो रेलिवेंट नहीं हो रहा, बट हम ये बोल रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो रेलिवेंट हो किसके अंडर, हमारे सेक्शन 9 के अंडर। मतलब फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रेलिवेंट वो इसके अंडर रेलिवेंट हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? पहली चीज, अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं, एक इनकंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं, या फिर हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल हैं। किससे? हमारे फैक्ट एंड इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से। अब मैं पहले आपको ये टर्म समझाती हूँ ताकि और अच्छी तरीके से एक पिक्चर क्लियर हो। देखो, आपको एक ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं। पहले आप इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझो, फिर आपको एग्जाम्पल में भी मज़ा आएगा सुनने में। एक होती है टर्म इम्प्रोबेबल, एक होती है टर्म इनकंसिस्टेंट। इनके बीच में पहले डिफरेंस जान लो। इम्प्रोबेबल का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज़ विच इज़ इम्पॉसिबल, मतलब उसका होना असंभव है। 100% कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है, मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ये दोनों पैरेलल लाइंस एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, तो मुझे खुद पता है ना बोलते टाइम कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये पैरेलल लाइंस कितनी भी आगे 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 चली जाए, दे कैन नेवर मीट, बिकॉज ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। ये पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल ही रहेंगी, इनमें इतना गैप रहेगा ही रहेगा। सो दे कैन नेवर मीट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज़ हमें क्लियर है, राइट? ये तो एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने लेमैन लैंग्वेज में, एक नॉर्मल टर्म्स में, कि इम्प्रोबेबल को जानने के लिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, मतलब यहाँ पे मैं इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं वर्ड जो यूज़ करूँगी वो करूँगी चांसेस, यानी कि इट इज़ नॉट 100%, बट कुछ हद तक चांसेस हैं कि ये चीज़ डिसप्रूव कर दे हमारे फैक्ट एंड इशू को या फिर रेलिवेंट फैक्ट को। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या दे सकती हूँ मैं इनकंसिस्टेंट में? देखो, ऐसे ले सकती हूँ कि मान लो ये एक शहर है, यहाँ पे ये रेगिस्तान है। ठीक है, राजस्थान में एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ती है, दूर दूर से कोई संभावना नहीं। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे ना बारिश हो सकती है, मैं बोल रही हूँ अपने दोस्त को कि भाई यहाँ पे ना बारिश होने की संभावना है, तो वो मुझे बोलेगा कि तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कितने सालों से बारिश की क्या एक बूंद नहीं पड़ी है, तो हाउ यू कैन से कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि ठीक है, हमने मान लिया वहाँ इतने सालों से नहीं हुई बारिश,
बट क्या 100% आई एम श्योर क्या ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि वहाँ बारिश हो ही नहीं सकती? नहीं ना, मैं गारंटी थोड़ी दे सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वेदर चेंज हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हो सकता है आज नहीं, मान लो 10 दिन बाद बारिश हो जाए। तो यहाँ पे चांसेस तो कम हैं, लेकिन है तो सही, लेस चांसेस, बट चांसेस आर देयर। 100% मैं ये नहीं कह सकती कि इम्पॉसिबल है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं, बेशक कम है, बट हैं। ठीक है, ये बात होती है। तो ये दोनों का था डिफरेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। मान के चलो ये फैक्ट एंड इशू आया। फैक्ट एंड इशू आपको पता ही है क्या होता है। मान लो ये फैक्ट एंड इशू है कि ए किल्ड बी। क्वेश्चन ये उठ के आता है केस में कि क्या ए ने बी को मारा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसी से मैं आपको दोनों टर्म्स समझाऊंगी, तो बहुत ध्यान से समझना। अब क्या होता है, ये जो है ए बोलता है, एक ऐसे हमारे पास फैक्ट आता है कि क्या ए ने बी को मारा, और जो हमारे पास टाइम आया ना कि कितने बजे डेथ हुई है या कितने बजे मर्डर हुआ है, वो आता है कि भाई दिल्ली में ये हुआ है इंसिडेंट, और कितने बजे हुआ है, रात के 10 बजे मर्डर हुआ है बी का। ठीक है, दिस इज द फैक्ट विच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। अब बात करती हूँ मैं केस के आगे और क्या फैक्ट नज़र आता है। ए मान लो आके बोलता है कि भाई मैं तो, क्या बोलता है ये ए, कि मैं तो 12 बजे ही, 12 बजे मत लो, ऐसे लो, ए बोलता है कि मैं तो 10:30 बजे गुड़गांव में था। ये बोलता है मैं तो गुड़गांव में था, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं। तो मैं जब ये फैक्ट ले रही हूँ, देखो एक फैक्ट है हमारे पास ये वाला, ठीक है, एक दूसरा फैक्ट आता है कि मैं तो यहाँ था ही नहीं। ए बोलता है कि मैं तो उस जगह पे था ही नहीं जहाँ पे मर्डर हुआ, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो गुड़गांव पहुँच चुका था 10:30 बजे। ठीक है, ये हमारे पास फैक्ट सामने है। अब देखो क्या होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस फैक्ट में, और ये जो रेलिवेंट, ये जो हमारा फैक्ट एंड इशू है, ठीक है, ये जो फैक्ट इसने बताया कि मैं 10:30 बजे तो गुड़गांव में था, तो क्या ये फैक्ट से हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो दिल्ली में हो ही नहीं सकता 10 बजे? बिल्कुल हो सकता है। कितना ही डिस्टेंस है दिल्ली गुड़गांव का, अगर आप रहते हो उस साइड। मान लो मेट्रो ले ली इसने, वो एरिया टच हो गया उसका दिल्ली का। मैं ये बोल रही हूँ कि वो दिल्ली से हो सकता है ना मर्डर करके तुरंत निकल गया हो। वैसे भी मर्डर करने के बाद कौन रुकता है, क्राइम करके वो एकदम भाग गया हो, और 10:30 बजे मान लो वो गुड़गांव पहुंच गया, या अपनी गाड़ी में था, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं मैं कह सकती ना कि नील चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि ये जो फैक्ट इसने बताया है कि मैं 10:30 बजे गुड़गांव में था, तो इट इज़ शोइंग अस कि व्हाट, कि ये चीज़ इम्प्रोबेबल है। मतलब हो सकता है ये वो वहाँ नहीं था, बट चांसेस आर लेस। ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम कि ही वॉज इन दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी इम्प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ आपको क्या बोलते हैं, इनकन्सिस्टेंसी समझाने के लिए। अब मान के चलो सेम एग्जाम्पल है कि यही इशू है हमारे पास कि ए किल्ड बी, और ये हुआ है इंसिडेंट दिल्ली में। ठीक है, कोई भी डेट ले लो, 1 जान को दिल्ली में ये इंसिडेंट हुआ। अब क्या होता है, ए बोलता है कि भाई मैं तो 1 जनवरी को, जो भी टाइम है कुछ भी ले लो, 9 AM, ये बोलता है कि भाई मैं तो 1 जनवरी को 9 बजे की बात कर रहे हो ना, तो मैं तो क्या बोलते हैं, जेल में था, कहीं भी गुजरात में था, और मैं तो जेल में बंद था। ठीक है, तो मैं तो इम्प्रिजन था, मैं तो इम्प्रिजन था। तो अब जब ये वाला फैक्ट आ गया, और ये चीज़ तो आप प्रूव कर सकते हो वो जेल में था या नहीं था अथॉरिटीज़ से, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब इसने ये वाली बात बोल दी, तो ये जो फैक्ट एंड इशू है हमारा कि ए ने बी को मारा, तो ये चांसेस एकदम निल हो गए कि नहीं हो गए? ये हो गया इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, आप यहाँ पे 100% बोल सकते हो ना कि अगर वो जेल में बंद है तो वो मर्डर कैसे कर सकता है दिल्ली में? वो गुजरात की जेल में बंद है, वो दिल्ली में आके उसी समय पे मर्डर कैसे कर सकता है? वो एक टाइम पे 2 जगह कैसे हो सकता है? तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस कि इनकन्सिस्टेंट होता है कि जब ऐसा कोई फैक्ट आ जाए जिससे कि ये जो फैक्ट एंड इशू है ये 100% क्या बोलते हैं, वो हो जाए कि इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल कर देता है चीज़। लेकिन दूसरी तरफ इम्प्रोबेबल एक ऐसी चीज़ है जो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं करता, वो बस ये बता देता है कि चांसेस कम है कि चांसेस ज़्यादा हैं।
बात हमेशा यहाँ चांसेस की रहेगी, ये कंप्लीटली पिक्चर क्लियर नहीं करता कि पॉसिबल है या नहीं है। ये था दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। ये मेन था आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाना। अब आगे चल सकते हैं हम। अब देखते हैं कि हमने सेक्शन 9 में पहली चीज़ क्या पढ़ी, ये है रेजिडुअरी प्रोविजन। पहली चीज़ क्या पढ़ी, रेजिडुअरी प्रोविजन है, इसका कोई फिक्स एम्बिट नहीं है। इसमें जो भी नॉट अदरवाइज रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, 4 से 50 के एम्बिट में नहीं गिर रहे, वो सेक्शन 9 के अंडर रेलिवेंट हो सकते हैं। और उसी वजह से इसका स्कोप भी बहुत वाइड है, क्योंकि कुछ लिमिट नहीं किया गया कि क्या चीज़ें आएंगी और क्या फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे या क्या नहीं होंगे, राइट। तो इसका स्कोप काफ़ी वाइड रहता है। अदर थिंग इज कि फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, जो 4 से 50 के अंदर रेलिवेंट नहीं है, वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं। सेम चीज़ अगर वो इनकन्सिस्टेंट है या फिर हाईली प्रोबेबल है या इम्प्रोबेबल है विद फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट से, कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो या तो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को या तो कंप्लीटली इनकन्सिस्टेंट इम्प्रोबेबल दिखा दे या फिर चांसेस बता दे कि किसी चीज़ के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ की होने की संभावना, और इम्प्रोबेबल क्या होता है, किसी चीज़ के ना होने की संभावना। बस ये पॉजिटिव में है, ये है नेगेटिव में, इतना ही डिफरेंस है। बात वही है कि यहाँ पे हम चांसेस की बात करते हैं, कितने चांसेस था कि ये फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट को मतलब ये बस इतना बताता है कि ये चीज़ होने की संभावना थी या नहीं थी, बट ये टोटली उसको नकार कर देता है कि अगर ये चीज़ पॉसिबल है, अगर ये फैक्ट आ गया सामने कि वो कहीं और था उस टाइम पे, तो वो वहाँ नहीं हो सकता। तो कंप्लीटली इम्पॉसिबिलिटी वाली चीज़ की अगर बात की जाए तो उसे हम बोलते हैं इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको वापस बेयर एक्ट पे ले चलती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 अभी इलिस्ट्रेशंस नहीं पढ़े थे, राइट। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन इज द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड। ठीक है, इसे समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको प्ली ऑफ एलिबाई की तरफ ले चलती हूँ पहले। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी। सबसे पहले आप समझने के लिए कि भाई प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई को समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको इनकन्सिस्टेंसी वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ, फिर हम चलते हैं एलिबाई पे। इनकन्सिस्टेंसी वाली बात सिर्फ इतनी कहती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बोलती है कि अगर वन फैक्ट इज सेड टू बी इनकन्सिस्टेंट, अगर एक फैक्ट को बोलते हैं कि वो इनकन्सिस्टेंट है, किससे, विद द अदर। अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इनकन्सिस्टेंट है, कि अगर ये वाला फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो दूसरा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट बोथ फैक्ट्स कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ, मान के चलो मैं ये बोल रही हूँ कि ए तो एक इलिटरेट आदमी है, ठीक है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो एक इलिटरेट पर्सन है। दूसरी तरफ अगर बी एक केस लेके आ रहा है और वो बोल रहा है कि ए डिफेम्ड मी, ए ने मुझे डिफेम किया, किसके थ्रू, एक उसने आर्टिकल पब्लिश किया या न्यूज़पेपर में कुछ मेरे खिलाफ पब्लिश कर दिया। भाई वो तो पढ़ लिख ही नहीं सकता, वो कैसे डिफेम कर देगा। तो ये वाला फैक्ट है और एक दूसरी तरफ है ये वाला फैक्ट। तो ये जो फैक्ट 1 है और फैक्ट 2 है, ये पूरी तरीके से इनकन्सिस्टेंसी शो कर रहे हैं कि अगर वो अनपढ़ है तो हाउ ही कैन राइट और पब्लिश एनीथिंग डिफेमेटरी टू यू। तो ये हो गई आपकी बात इनकन्सिस्टेंसी की, कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये दोनों साथ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, या तो ये फैक्ट सच है या ये फैक्ट सच है। ये हो गई हमारी इतनी सी बात, जो मुझे लगता है अब आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब हम चल सकते हैं प्ली ऑफ एलिबाई की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये प्ली ऑफ एलिबाई की वजह से ही इतना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये भी इसी के अंडर कवर होता है। पहले समझ के चलो कि ये प्ली ऑफ एलिबाई है क्या। ठीक है, देखो पहली बात तो ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग है एल्सवेयर और एट सम अदर प्लेस, कि एक ऐसा डिफेंस होता है, एक तरीके का ये एक डिफेंस है जो कि कौन लेता है, एक्यूज। ऑफ कोर्स एक्यूज के ऊपर केस चल रहा है, वो एक डिफेंस लेता है कि जब क्राइम हुआ तो मैं तो क्राइम सीन पे था ही नहीं, जिस जगह पे क्राइम हुआ मैं तो उस जगह पे था ही नहीं, मैं तो कहीं और था।
जब एक्यूज इस तरीके का डिफेंस लेता है तो उसे हम बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, सिंपली एलिबाई भी बोल सकते हैं कि विच मीन्स कि एल्सवेयर और एट सम अदर प्लेस, अदर मतलब अपार्ट फ्रॉम क्राइम सीन, कि वो क्राइम सीन पे नहीं था, कहीं और था। ठीक है, एक्यूज्ड प्लीड्स बिफोर द कोर्ट ऑफ हिज प्रेजेंस एल्सवेयर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ क्राइम। वो ये एक्यूज ये कोर्ट को बिलीव करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जिस समय पे जिस जगह पे क्राइम हुआ मैं उस समय या उस जगह पे क्राइम होने वाली जगह पे था ही नहीं, मैं तो कहीं और प्रेजेंट था। तो मैं दो जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता हूँ? अगर मैं कहीं और प्रेजेंट था तो इसका मतलब क्या है कि इनकन्सिस्टेंसी है, कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ हूँ, तो मेरे ऊपर तो फैक्ट एंड इशू बनना ही नहीं चाहिए, तो ये फैक्ट एंड इशू को पूरी तरीके से डिस्प्रूव कर देगा। करेक्ट। अब इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है हमेशा हमेशा एक्यूज के ऊपर रहता है। ये हम आगे 106 बीएसए में भी बताऊंगी कि अगर कोई ऐसी बात, कोई पर्टिकुलर फैक्ट कोई पार्टी लेके आ रही है, तो जो पार्टी फैक्ट लेके आ रही है, ऐसा डिफेंस लेके आ रही है, तो ये वाली चीज़ उसको खुद ही प्रूव करनी पड़ेगी, दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट नहीं होता बर्डन टू प्रूव। अगर एक्यूज बोल रही है कि भाई मैं उस समय पे यहाँ नहीं था, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एक्यूज ओनली दैट ही हैज़ टू प्रूव दैट फैक्ट कि मैं उस समय वहाँ नहीं था। बर्डन इज ऑलवेज अपॉन दी एक्यूज। नाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिबोटेबल अंडर सेक्शन 7। ये मैं आपको छोटा सा वैसे ही डिफरेंस बता देती हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया कि कोई कन्फ्यूजन अराइज ना हो। जब हम सेक्शन 7 में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो, कि हमने बोला था कि एक ए व्यक्ति, कोई भी, अब मेरे को नाम याद नहीं है, कि ए और बी पर्सन थे और ए पे ये एलिगेशंस लगी कि ये ना क्राइम कमिट करके एब्सकॉन्डेड, ये भाग गया। ठीक है, इस पे ये एलिगेशंस लगे थे, ये मान के चलो, ये एग्जाम्पल मैं सेक्शन 7 की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस पे ये एलिगेशंस लगे कि भाई इसने क्राइम किया और क्राइम करके भाग गया। अब क्या होता है ना, उसके टुवर्ड्स, उसको रिबट करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए ए बताता है कि मैं इसीलिए भागा था। ये एक्सप्लेन करता है कि मैं इसलिए भागा था क्योंकि फायर, मेरी इंडस्ट्री पे, मेरी दुकान पे आग लग गई थी, तो अर्जेंसी ऑफ बिजनेस की वजह से आई रैन अवे, नॉट बिकॉज मैंने क्राइम किया इसलिए मैं नहीं भागा था। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि अर्जेंटली मुझे काम आ गया था, मुझे फ़ोन आया ऐसे ऐसे कि आपकी दुकान पे आग लग गई है, तो मुझे भागना ही पड़ा। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हम सेक्शन 7 और 9 में कंफ्यूज नहीं हो सकते। 7 में जो ये बात कर रहा है ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेन कर रहा है, ये कोई अपोज नहीं कर रहा, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं भागा था। ठीक है, क्योंकि मेरे को काम था तो मैं भाग ही नहीं सकता, ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नहीं बता रहा। बल्कि सेक्शन 9 में हम जब प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं तो एक्यूज कोशिश करता है फैक्ट एंड इशू को डिस्प्रूव करने की, कि अगर आप बोल रहे हो कि मैंने ये क्राइम किया बट मैं तो उस जगह था ही नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई, दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, कि एक के होने की वजह से दूसरी चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं, अगर मैं था ही नहीं तो मैं क्राइम कर ही नहीं सकता। तो ये डायरेक्टली फैक्ट एंड इशू को क्या कर रहा है, प्रूव या डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बट सेक्शन 7 में सिंपली वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था किसी पर्टिकुलर फैक्ट को, सिंपल एज दैट, इसलिए मैं बोलूँ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब प्ली ऑफ एलिबाई को एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं, फिर हम एसेंशियल्स पे चलेंगे। ठीक है, मान के चलो एक केस चल रहा है, स्टेट वर्सेस ए, दिस इज द केस। ठीक है, अब क्या होता है, स्टेट ये फैक्ट एंड इशू बनता है कि ए हैज़ मर्डर्ड बी, ये एलिगेशन बनता है कि ए ने बी का मर्डर किया। ठीक है, और ये बात है दिल्ली की, दिल्ली में मर्डर हुआ है, कितने बजे हुआ है, रात के 8 बजे। ठीक है, और किस डेट का हुआ है, 1 जान को 25। ये हैं हमारे फैक्ट्स। ठीक है, ये हैं हमारे फैक्ट्स, और फैक्ट एंड इशू आपको क्लियर है कि ए ने बी का मर्डर किया, दिस इज द फैक्ट एंड इशू। अब ये जब केस चल रहा है, एक्यूज आता है और वो एक डिफेंस लेता है किसका, एलिबाई का। वो बोलता है कि मैं तो इस डेट को इस समय पर लखनऊ में था, वो बोलता है कि मैं तो इस तारीख को दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो लखनऊ में था। तो यहाँ पे वो क्या कोशिश कर रहा है, क्या चीज़ लेने की, यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है प्ली ऑफ एलिबाई लेने की,
यानी कि आई वॉज एल्सवेयर, वो कोशिश कर रहा है ये बताने के लिए कि मैं आई वॉज एल्सवेयर व्हेन द क्राइम, मतलब एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ क्राइम, व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड, कि जब क्राइम हुआ था उस समय पे मैं उस जगह, उस समय पे मैं वहाँ था ही नहीं, बल्कि मैं तो कहीं और था। तो जब वो ऐसी बात बोल देगा तो क्या प्रूव हो जाएगा कि ये चीज़ जो है इनकंसिस्टेंट है, यानी कि ये फैक्ट एंड इशू को पूरी तरीके से इम्पॉसिबल करेगी। भाई जब वो वहाँ था ही नहीं, जब वो किसी और प्लेस पे प्रेजेंट था, तो वो मर्डर वाली जगह पे कैसे प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज द डिफेंस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, मान के चलो मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक बैंक लॉकर है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये, उसमें भी आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगी, उस पर आते हैं हम सेक्शन 7 पे। इस पे है ऑलरेडी। सेक्शन 9, सॉरी, सेक्शन 9 की इलस्ट्रेशन ए देखते हैं पहले। ये दोनों प्ली ऑफ एलिबाई की ही बात कर रहे हैं। प्ली ऑफ एलिबाई कि एक्यूज जब कोशिश करता है बताने की मैं तो क्राइम सीन पे था ही नहीं, बल्कि मैं तो कहीं और प्रेजेंट था, ठीक है। पहली चीज़ देखो, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। The fact that on that day he was at Ladakh is relevant. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed is relevant. अब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू कि ये है हमारा फैक्ट एंड इशू कि ए ने क्राइम कमिट किया चेन्नई में। दिस इज आर फैक्ट एंड इशू, ठीक है, कि चेन्नई में ए ने बी का मर्डर किया। ये है हमारा फैक्ट एंड इशू। अब हमारे सामने दो फैक्ट्स आते हैं, एक फैक्ट 1 एंड दिस इज द फैक्ट 2। पहला फैक्ट ये बताता है कि भाई अगर ये वाला फैक्ट आता है सामने कि जैसे चेन्नई में क्राइम हुआ, ठीक है, बट उस तारीख को उस समय पर जो एक्यूज है वो था लद्दाख में, तो चेन्नई और लद्दाख में तो कितना मतलब डिफरेंस है ना, कितने किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed. तो ये एक ही फैक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जब हम बोल रहे हैं कि क्राइम हुआ चेन्नई में बट ही वॉज एट दैट टाइम प्रेजेंट एट लद्दाख, कि वो कहीं और था, तो बेशक से बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है, डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि इम्प्रोबेबल है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि वो उस समय पर चेन्नई पे हो और चेन्नई में क्राइम कमिट करके फिर वो लद्दाख चला गया हो। तो चांसेस आर लेस बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मान के चलो उसने फ़्लाइट ले ली, बहुत जल्दी पहुँच गया, क्राइम कमिट होते ही उसी सेम डे पे 1 घंटे बाद पहुँच गया, 2 घंटे बाद पहुँच गया, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो हमें उन प्रोबेबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी वाली बात नहीं आएगी, बल्कि ये वाली बात आ जाएगी 9 क्लॉज 2 वाली कि चांसेस आर लेस बट हो भी सकते, 2% चांसेस भी हैं कि वो वहाँ हो, बट 98% है कि नहीं पॉसिबल, बहुत दूर है, ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल लो, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। ये है हमारा फैक्ट एंड इशू कि क्या ए ने कोई भी क्राइम कमिट किया है या नहीं किया। The circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant. ये आपको मैं यहाँ समझाती हूँ। ये देखो, मान के चलो ये बैंक है और ये बैंक का है लॉकर, ठीक है, इसमें तो प्रॉपर बायोमेट्रिक्स होती हैं, राइट। तो अब ये मान के चलो यहाँ पे इसका पासवर्ड वगैरह सिर्फ ओनली विद जो बायोमेट्रिक्स थी ना इसमें वो डली हुई थी, सिर्फ और सिर्फ जैसे 4 पार्टीज़ हैं, A, B, C एंड D, ये चारों दोस्त होते हैं और इस लॉकर में इन्होंने मिलकर अपना सब गहने वहने या कुछ पैसे सामान रखा होता है। अब इसमें सिर्फ एक्सेस जो होता है इसका सिर्फ इन 4 लोगों के पास ही है, nobody else, no one else, किसी और के पास इसका एक्सेस नहीं होता। अब क्या होता है, पहला फैक्ट आता है हमारे सामने, फैक्ट 1, कि अब इसकी हो जाती है चोरी, थेफ्ट, ठीक है। अब हमारे पास पहली चीज़ क्या सामने आती है, फैक्ट एंड इशू तो ये है कि क्या किसने चोरी किया, ये ठीक है।
अब हमारे पास पहला फैक्ट जो सामने आता है कि जो थेफ्ट है, जो चोरी हो सकती थी इस बैंक की लॉकर की, वो सिर्फ यही 4 में से कोई कर सकता था, क्योंकि इसका एक्सेस ही सिर्फ इन चारों के पास है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा फैक्ट है कि फैक्ट 2 मान के चलो, हमें पता चलता है कि ये तीनों ए, बी और सी उस तारीख को जिस दिन चोरी हुई है उस टाइम पे वो लोग यूके में थे। तो इससे क्या पता चलता है, ये फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? किस चीज़ के लिए रेलिवेंट हुआ? क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इस बैंक के लॉकर का एक्सेस सिर्फ इन चारों के पास ही था और ये फैक्ट दूसरे फैक्ट से क्लियर हो जाता है कि ये तीनों तो उस टाइम पे बाहर थे, तो बचा कौन? सिर्फ डी ना। तो क्या बोलते हैं, किसकी तरफ शक जाएगा? किसी ने कमिट किया, तो इसके ऊपर डाउट अराइज हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% इसी ने किया होगा, हो सकता है किसी और ने किया, बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्योंकि एक्सेस सिर्फ इन चारों के पास था, तो एक प्रूडेंस से सोचें, अगर हमें कॉमन लेमैन की तरह सोचे तो किस पे सबसे पहला शक जाना चाहिए? हमारे डी पे जाना चाहिए। तो ये हो गया इम्प्रोबेबल। यहाँ पे ये नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल है, कि कोई और कर ही नहीं सकता, बिल्कुल कोई और भी कर सकता है, उसको बहला फुसला के या फिर फ्रॉड करके, उसको हिप्नोटाइज करके, उससे बायोमेट्रिक्स चलवा के चोरी करके भाग सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग आसान चीज़ को मान के चलते हैं कि भाई इसी ने किया होगा। ठीक है, इतना था हमारा सेक्शन 9। अब आगे चल सकते हैं हम। अब मैं आपको एक समरी भी दे देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम प्ली ऑफ एलिबाई के कुछ एसेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपको एज एन अगर एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंस लेना है, प्ली ऑफ एलिबाई, अगर उसको एलिबाई का डिफेंस लेना है कि जब क्राइम हुआ मैं तो वहाँ था ही नहीं बल्कि मैं कहीं और था, तो उसको क्या क्या एसेंशियल्स प्रूव करने पड़ेंगे टू टेक दैट डिफेंस। पहली चीज़ तो ये है कि एक क्राइम तो उसने किया होना चाहिए, एक क्राइम होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर बात हो रही है। अब जो बंदा डिफेंस ले रहा है एलिबाई का, ही शुड बी द एक्यूज्ड पर्सन ऑफ द सेड क्राइम। ठीक है, दूसरी बात भी क्लियर है कि पहली बात तो एक क्राइम होना चाहिए जिसके ऊपर बात चल रही है। दूसरी चीज़, वो बंदा जो डिफेंस ले रहा है एलिबाई का, वो खुद एक्यूज होना चाहिए, ठीक है, कि उसके अगेंस्ट केस चल रहा है और उस पर एलिगेशंस लगे हैं उस क्राइम के। तीसरी चीज़, द एक्यूज मस्ट नॉट बी प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो मतलब नहीं होता कि ये बात तो है ही कि इसको कोई लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी कि अगर आप एलिबाई का डिफेंस ले रहे हो कि मैं तो एल्सवेयर, मैं तो कहीं और था, तो आप इसका मतलब क्राइम सीन पे तो हो ही नहीं सकते ना। सो दिस इज़ द थर्ड एसेंशियल कि आप 100% यू शुड नॉट बी प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। फोर्थ चीज़ क्या है, द एक्यूज हैज़ टू प्रूव द प्ली विद नो रीजनेबल डाउट। देखो, जब भी हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो एक होता है प्रोसिक्यूशन का, जो कि इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि हर सिनारियो में प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही बर्डन रहता है कि उसको प्रूव करना है पहले कि एक्यूज इज गिल्टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक डॉक्ट्रीन फॉलो होती है दैट इज़ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि जब तक प्रोसिक्यूशन प्रूव ना कर दे कि एक्यूज गिल्टी है तब तक कोर्ट एक प्रिजम्पशन लेके चलता है हमेशा कि एक्यूज एक इनोसेंट पर्सन है। इसीलिए पहले बर्डन एक्यूज पे नहीं आता, पहले बर्डन आता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि जब प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देगा कि एक्यूज गिल्टी है तब जाके फिर डिफेंस के ऊपर बर्डन शिफ्ट होता है एंड देन एक्यूज हैज़ टू प्रेजेंट डिफेंसेस ऑफ हिज पार्ट जिससे वो डिसप्रूव कर सके। सो जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो दोनों पार्टीज के ऊपर अलग अलग तरीके का बर्डन होता है। जब प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन की बात आती है तो इट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि उसको 100% कोर्ट को बिलीव कराना है कि इसके अलावा कोई और क्राइम कमिट कर ही नहीं सकता। मतलब 1% का भी ना चांस वाली बात नहीं होनी चाहिए, 100% श्योरिटी होनी चाहिए एविडेंसेस में कि सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि इस बंदे के अलावा कोई और क्राइम कमिट नहीं कर सकता। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके कोर्ट को यकीन दिलाना होता है, देन द कोर्ट इज कन्विंस्ड और तब वो कन्विक्शन दे सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड जब एक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट होता है, जब एक्यूज किसी डिफेंस को लेने की कोशिश, जैसे इसमें एलिबाई की बात करें कि अगर एक्यूज कोशिश कर रहा है एलिबाई के डिफेंस को लेने की कि मैं तो उस समय पे वहाँ प्रेजेंट था, वहाँ नहीं था, मैं क्राइम सीन पे तो था ही नहीं,
तो जब इस तरीके का फैक्ट लेके आ रहा है एक्यूज, तो उसके ऊपर जिस तरीके का बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा ना, वो स्लाइटली लाइट रहता है प्रोसिक्यूशन के कंपैरिजन में। उसको 100% यकीन नहीं करा देना कि भाई मैं तो वहीं था और तो कहीं हो ही नहीं सकता मैं, बट उसको एक पॉइंट तक एक प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ बोल देते हैं हम, कि उसको एक इस हद तक प्रूव कराने की ज़रूरत है कोर्ट को कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोर्ट के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन तो अराइज हो कि हाँ, जो ये बात बोल रहा है वो विश्वसनीय है या फिर बिलीव की जा सकती है। तो अगर वो इतना भी करा दे कोर्ट को बिलीव, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। उसको ज़रूरत नहीं है कि एक हद से ज़्यादा इस एक्सटेंट पे जाके प्रूव करने। तो ये होती है बात, और यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज पे है नो डाउट, लेकिन जो जिस तरीके का बर्डन रहता है ना एक्यूज पे, वो किस तरीके का रहता है, विद नो रीजनेबल डाउट, अनलाइक प्रोसिक्यूशन। क्लियर? सो आगे भी यही बात लिखी है। ये तो थे हमारे 4 एसेंशियल्स। ये एडिशनली बात जो हम कर चुके हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर रहेगा, एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज at reasonable distance from the place of occurrence is necessary to prove alibi। हाँ, तो ये चीज़ भी है कि अगर एक्यूज डिफेंस ले रहा है कि क्राइम हुआ दिल्ली में, बट मैं उस समय पे लखनऊ में था, और दूसरी तरफ अगर कोई और केस है और वो ऐसा बोल रहा है कि क्राइम दिल्ली में हुआ लेकिन मैं दिल्ली के ही कोई और एरिया में था, एरिया 1, ये मान लो एरिया 2 में था, तो अगर ऐसी बात है तो इस सेकंड वाले सिनारियो में कोर्ट का बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं एक रीजनेबल डिस्टेंस पे था। अब वो अगर बोल रहा है कि बिल्कुल अलग स्टेट की ही बात कर रहा है कि मैं किसी और स्टेट में था, तो तब वो ज़्यादा बिलीवेबल है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बोले कि नहीं मैं इस गली में नहीं था जी, मैं उस गली में था, या मैं इस सेक्टर में नहीं था, वहाँ था, तो अगर ऐसी बात हो जाएगी तो कोर्ट वुड नॉट बिलीव कि थे तो आप एक ही प्लेस पे ना, तो कितनी देर लगती है एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने के लिए। सो यू मस्ट प्रूव कि आप एक रीजनेबल डिस्टेंस पे थे, तभी आप एलिबाई का जो है डिफेंस ले पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। मैं आपको एक बार लेके चलती हूँ बेयर एक्ट पे। अगर यहाँ पे भी आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ था 106 कि जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं कि किस लेवल का बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा एक्यूज के ऊपर, तो हमें उसके लिए एक बार 106 देखना पड़ेगा। उसमें एक इलस्ट्रेशन दी हुई है जो आपकी पिक्चर बहुत क्लियर कर देगी। 10666 तो साथ साथ हम जो भी कनेक्टेड सेक्शंस हैं वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे, और आपको लिखते भी रहना है कि जब आप ये सेक्शन पढ़ो 9, तो उसके साथ आपको 109 देखना ही देखना है, एक डॉट कनेक्ट होती है। 109 में देखो क्या बात बोल रही है। बेशक हम ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे बट अभी रेफरेंस लेना ज़रूरी है। ये बोलता है बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट स्पेशली विद इन वंस नॉलेज। ये ना इस तरीके की बात करता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो सिर्फ आपकी नॉलेज में है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं एलिबाई का डिफेंस लेना चाहती हूँ एक्यूज होके, तो ये वाला फैक्ट तो आप ही की नॉलेज में है ना, सिर्फ स्पेशल नॉलेज, यानी कि ये बात तो आपके सिवा और किसी को पता हो ही नहीं सकती। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है कि जो क्राइम हुआ है वो हुआ है सोनीपत में, बट आप एक्यूज हो, आपको पता है कि आप तो उस समय पे राजस्थान में थे, तो इट इज़ विद इन द नॉलेज ऑफ योर ओनली। आपके अलावा किसी और को कैसे पता हो सकता है जब तक आप नहीं बताओगे। तो अगर एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है, तो उस चीज़ को प्रूव करने का बर्डन भी आप ही पे रहेगा, दूसरी पार्टी पे नहीं रहेगा। अगर आप बोल रहे हो मैं वहाँ नहीं था, तो दूसरी पार्टी थोड़ी प्रूव करेगी, आप ही को प्रूव करना है कि आप क्यों नहीं थे वहाँ, कैसे नहीं थे, या कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि मेरे पास मान लो टिकट्स है, कि मेरे पास ट्रेन की टिकट्स हैं, या मेरे पास होटल बुकिंग्स हैं कि मैं यहाँ गया था, या मैं आपको और बता सकती हूँ मैं उस एरिया में गया था, मैं मॉल में गया था, तो आप वहाँ पे सीसीटीवी देख सकते हो कि मैं आपको इस समय पे वहाँ नजर आऊँगा शाम के समय पे, ऐसा कुछ। तो 109 बोलता है व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम ओनली, वो चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे एक्यूज। बट क्योंकि हम यहाँ एक्यूज की बात कर रहे हैं तो आप उसकी इलस्ट्रेशन लो। ओहो, मैंने 109 बता दिया, सो सॉरी। हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, अभी कनेक्ट नहीं करना है इसको। वो सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए, बट जब हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 106 की। 106 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेज द कोर्ट to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular
पर्सन। तो जो जैसा हमने 109 में पढ़ा था उसी से सिमिलर ये बात करता है 106 में कि अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एलिबाई का डिफेंस ले रहा है, तो ये फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन भी उसी पे रहेगा क्योंकि उसने ये फैक्ट उठाया ना, अदरवाइज तो केस चल रहा था। बट क्योंकि आप एक अलग पर्टिकुलर कोई फैक्ट लेके आए हो तो उस चीज़ का बर्डन भी आपके पास ही रहेगा, ठीक है। इसमें एक केस समझ के चलो, वैसे तो हमें यहाँ से पढ़ना है बट एक बार पूरा पढ़ लो। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट, ए ने बी को स्यू किया कि उसने चोरी की है, एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ये तो है प्रोसिक्यूशन की, ये तो ए ने प्रोसिक्यूट किया ना, तो ये हो गया प्रोसिक्यूशन साइड और ये हो गई हमारी एक्यूज साइड। तो इसमें पहला जो लाइन है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया कि उसने चोरी की है, बी ने चोरी की है, और वो कोर्ट को ये यकीन दिलाना चाह रहा है कि और बी ने कन्फेस भी कर लिया, बी ने एडमिट भी कर लिया कि उसने चोरी की है, और किसके आगे एडमिट किया है, सी के आगे। तो अगर वो बी एक बात लेके आ रहा है ना, बी अगर बोल रहा है, सॉरी ए अगर बताने की कोशिश कर रहा है कि बी ने एडमिट किया, तो इसका बर्डन भी रहेगा ए के ऊपर, बर्डन ऑफ प्रूफ भी रहेगा ए के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये बात वो बोल रहा है, बी ने तो खुद नहीं बोला, क्योंकि ये बात ए बोल रहा है वो पर्टिकुलर फैक्ट, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी तक रहेगा। अब यहाँ तक की बात भूल जाओ, अब हमें कनेक्ट करना है हमारे सेक्शन 9 से, तो इतना पार्ट ही पढ़ना है। यहाँ पे अब बोल रहा है बी विशेस द कोर्ट, बी यानी कि एक्यूज्ड, ही विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम ऑफ द टाइम इन क्वेश्चन ही वॉज एल्सवेयर, यानी कि एलिबाई की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एलिबाई लेने की कोशिश कर रहा है ना कि जिस टाइम पे क्राइम हुआ मैं तो उस जगह पे था ही नहीं, मैं तो कहीं और था, तो इसका बर्डन भी किसके ऊपर रहेगा, एक्यूज्ड के ऊपर रहेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, क्लियर, क्योंकि ये फैक्ट उसने उठाया, क्योंकि ये डिफेंस उसने उठाया है, तो उसी को प्रूव करना है ना, दूसरी पार्टी क्यों मतलब ऐसे बर्डन लेगी उस चीज़ का, ठीक है। अब देखते हैं हम, और आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि देखो जब भी केस चल रहा है, मान लो ए वर्सेस स्टेट, ये तो हो गई प्रोसिक्यूशन साइड, ये है एक्यूज, तो जब भी ये केस चलेगा तो स्टेट तो हमेशा ट्राई करेगी ना प्रूव करना कि ए कमिटेड द क्राइम और ए वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, ये तो हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि ये जो एक्यूज है ये तो क्राइम सीन पे मौजूद था, तभी तो उसने क्राइम किया, तभी तो उसको सज़ा दिलवाएगी। लेकिन ए दूसरी एंड पे ये ट्राई करेगा कि वो एलिबाई का डिफेंस लेके बच जाए कि मैं तो कहीं और था, तो क्योंकि ये यही बात करेगा तो इसी के ऊपर हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ भी रखा गया है, ये जो हमने 106 की भी इलस्ट्रेशन में पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करके चलो, ये देखो एक है प्ली ऑफ एलिबाई इन रिलेशन टू को एक्यूज्ड। को एक्यूज्ड हमने 24 में पढ़ा था, आपको याद होगा कौन होता है, कोई भी ऐसे दो बंदे ए हैं और बी हैं, ठीक है, ए हैं और बी है, इन दोनों का चल रहा है जॉइंट ट्रायल, एक साथ ट्रायल चल रहा है और सेम ऑफेंस के अंडर, मान लो दोनों का रेप ऑफेंस के अंदर साथ में इकट्ठा ट्रायल चल रहा है, ये होता है को एक्यूज। तो हम बात कर रहे हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई का क्या रिलेशन है को एक्यूज के साथ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो प्ली ऑफ एलिबाई है इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एन एक्यूज मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट द सेम वॉज एक्सेप्टेड इन रिलेशन टू को एक्यूज। ये बहुत सिंपल बात कर रहा है कि मान के चलो जैसे ए और बी दो एक्यूज हैं, को एक्यूज हैं, ठीक है। अब एक्यूज नंबर 1, ये जो केस चल रहा था ट्रायल में, ये प्रूफ हो गया कि एक्यूज ने जो एलिबाई की का डिफेंस लिया था ना, तो ये कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो को एक्यूज है हमारा एक्यूज नंबर 2 यानी कि बी ये डिमांड नहीं कर सकता कि क्योंकि ये ए के अगेंस्ट एलिबाई प्रूव हो गई है तो मेरे अगेंस्ट भी हो, नहीं, बी हैज़ टू प्रूव एलिबाई अपने पार्ट पे, उसको अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भी नहीं था। जस्ट बिकॉज कि ए का प्रूफ हो गया ये ऑटोमेटिकली बी को भी ये डिफेंस नहीं मिल जाएगा कि वो कहीं और था, नहीं, इसका बर्डन, इसका स्पेसिफिक बर्डन इसी पे रहेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि इसको भी अपनी तरफ से प्रूव करना पड़ेगा मैं नहीं था, तो एक की आड़ में दूसरा बंदा भी एलिबाई का डिफेंस के जो मज़े हैं वो नहीं ले सकता, ठीक है, उसको भी अलग से ये पूरा चीज़
प्रूव करनी पड़ेगी। अब इसके रिगार्डिंग एक केस देख लो, कमल प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये हमारा रीसेंट केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का 2023 का। ये प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में क्या बात बोलता है कि ये जो प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस है ना, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन अंडर आईपीसी। जब आप आईपीसी या अब आप तो बीएनएस पढ़ेंगे, तो बीएनएस जब पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर जनरल डिफेंसेस दिखेंगे आपको कि कुछ इस तरीके के डिफेंसेस, जैसे कि बंदा माइनर था क्राइम करते टाइम, या वो इंटॉक्सिकेटेड था, अनसाउंड माइंड का था, ठीक है, या माइनर था, ये सब। तो इस तरीके के कुछ ऐसे डिफेंसेस होते हैं जो बंदा ले सकता है, और वो डिफेंस लेने के बाद वो इम्यून हो जाएगा, मतलब उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो जब आप वो लिस्ट पढ़ोगे, जनरल डिफेंसेस पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको कहीं पे भी एलिबाई का डिफेंस देखने नहीं मिलेगा। तो हम यही बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन अंडर आईपीसी, बट इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 9 ऑफ बीएसए, कि ये बीएनएस के एम्बिट में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक रूल ऑफ एविडेंस है कि जब हम ट्रायल चला रहे हैं, जब दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस ला रहे हैं, तो ये तो उस समय की बात है कि ये तो रूल ऑफ एविडेंस है, ये तो ट्रायल स्टेज की बात है। तो तब जाके अगर पार्टी कोई बोल दे कि भाई एक्यूज कि भाई मैं तो उस समय वहाँ था नहीं, तो ये पार्ट कवर होगा बीएसए के सेक्शन 9 के अंडर। ठीक है, आगे बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव एलिबाई इज अपॉन दी एक्यूज। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, एलिबाई को प्रूव करने के लिए जो बर्डन रखा गया है वो एक्यूज के ऊपर रखा गया है, हु एलिजेस दैट ही वाज समवेयर एल्स। इतनी बात क्लियर है। अब जो ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा या स्टैंडर्ड ऑफ स्क्रूटिनी होगी, ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, इट इज़ स्ट्रिक्ट। तो उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी लाना ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन के कंपैरिजन में तो लाइट रहेगी आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा ना। ऐसे तो कोई भी बंदा कुछ भी बोल दे कि हर कोई डिफेंस लेने लग जाएगा कि मैं तो वहाँ था नहीं। सो फॉर दैट रीज़न आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके आए, ताकि एलिबाई को प्रूव किया जा सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और लेके आई हूँ मैं आपके लिए केस, जो ये बोलता है लखन सिंह वर्स @पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें क्या बोला गया है, लखन सिंह वर्सेस दिल्ली, इतना याद कर सकते हो आप। इस केस में क्या बोला गया कि ये जो डिफेंस लिया जा रहा है ना प्ली ऑफ एलिबाई का, इट शुड बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। ये आपको याद रखनी है चीज़ कि इसमें ये बात बोली गई है कि जब आप एलिबाई का डिफेंस लेते हो ना आप, मतलब एक्यूज जब भी एलिबाई का डिफेंस लेना चाहता है तो उसको ले लेना है एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब भी उसको मौका मिले ही शुड टेक दैट डिफेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। ही हैज़ नॉट टू वेट टिल द स्टेज ऑफ डिफेंस एविडेंस, ही शुड नॉट वेट टिल द स्टेज ऑफ डिफेंस एविडेंस। यानी कि ये तो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ट्रायल होता है, एक होती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज, एक होती है डिफेंस एविडेंस स्टेज। पहले प्रोसिक्यूशन को चांस मिलता है, जैसे मैंने इनोसेंस वाली बात बताई कि कोर्ट मान के चलता है कि एक्यूज इज इनोसेंट, इसलिए पहले प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन रहता है प्रूव करने का कि एक्यूज गिल्टी है। तो पहले स्टेज होती है हमारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज। तो जब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस वगैरह दे रहा है ना, तो एविडेंसेस के दौरान वो चीफ पे मान लो एक्स व्यक्ति को बुलाता है, या आगे समझ आएंगी टर्म्स कि चीफ क्या होता है। मान लो एक विटनेस है, उसको बुलाता है अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका जब क्रॉस होता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चलती है हमारी, फिर री एग्जामिनेशन, ये सब स्टेज चलती है। तो जब ये सब हो रहा है ना, तो उसी टाइम डिफेंस को ये क्रॉस में बोल देना होता है कि भाई एलिबाई की जो वो है ना डिफेंस, वो उसी टाइम रेज कर देना होता है। यानी कि जब प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा है तो मौका लगते ही एक्यूज को अपना एलिबाई का भी डिफेंस यहीं ले लेना चाहिए। उसको वेट नहीं करना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज कब खत्म होगी फिर डिफेंस एविडेंस स्टेज चालू होगी और तब जाके मैं लूँगा, नहीं। उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, मान लो उसको पहले ही मौका मिल गया तो उसको तभी ले लेना चाहिए, ठीक है। देख, बट इस केस में क्या हुआ था, ही फेल्ड टू प्रोवाइड एनी रीज़न और एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट रेजिंग द डिफेंस अर्लियर, ठीक है। तो अगर आप लेट भी ले रहे हो तो आपको एक रीज़न तो देना हो चाहिए कि भाई मेरे को मौका ही नहीं मिला, मेरे से पूछा ही नहीं गया है, मुझे बोला नहीं गया। तो अगर आप रीज़न भी नहीं दे पाते तो आपको लेटेस्ट स्टेज पे बहुत मुश्किल है कि आप पे विश्वास करे। कोर्ट को ये भी लग सकता है कि ये तो बातें इसको सिखाई गई हैं और ये बाद में बता रहा है। अगर इतना इंपॉर्टेंट था ये फैक्ट तो आपको तो पहले ही रेज कर देना चाहिए था। सो दिस इज़ द थिंग विच वॉज हेल्ड इन हमारे लखन सिंह के केस में। अब एक लास्ट चीज़ और देख लो, फिर ये सेक्शन वाइंड अप हो जाएगा हमारा। ये बोलता है
फेलियर टू एस्टेब्लिश प्ली ऑफ एलिबाई, कि क्या होगा अगर एलिबाई की जो आपने प्ली ली थी, डिफेंस लिया था, ये प्रूव ना हो पाए तो क्या होगा। तो इसके लिए एक शंकर लाल वर्सेस महाराष्ट्र का केस है हमारा, उसमें ये बात बोली गई कि फेलियर टू एस्टेब्लिश एलिबाई डज नॉट मीन दैट एक्यूज वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू शो पॉजिटिव एविडेंस फॉर द सेम। ये सिंपली ये बात बोल रहा है कि मान लो ये केस चल रहा था स्टेट वर्सेस ए का, ये है हमारा एक्यूज, ठीक है। अब इसने क्या किया था, केस के चलते इसने एलिबाई का डिफेंस ले लिया कि भाई मैं तो लद्दाख में था और क्राइम हुआ दिल्ली, तो इसने ले लिया एलिबाई का डिफेंस। अब मान लो किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से ही फेल्स टू प्रूव, इसने डिफेंस तो ले लिया लेकिन प्रूव नहीं कर पाया, मान लो उसके पास कोई सबूत नहीं थे कि ये बिल्कुल 100% बिलीव करा सके कोर्ट को या एक प्रोबेबिलिटी दिखा सके कोर्ट को कि मैं वहाँ था। तो जस्ट बिकॉज ही फेल्स टू प्रूव एलिबाई, जस्ट बिकॉज वो नहीं प्रूव कर पाया कि वो कहीं और था, तो इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं हो जाएगा कि ही वॉज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, कि क्राइम सीन पे होगा ही होगा। कि वो अगर प्रूव नहीं कर पाया ना कि वो लद्दाख में नहीं था, तो इसका मतलब जहाँ दिल्ली पे जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है ये वहीं था, ये नहीं है। ये नहीं कि हम लोग ऐसा कर देंगे, नहीं, ये तो हम एक बेफालतू का प्रेशर दे रहे हैं एक्यूज के ऊपर। बल्कि उस केस में भी प्रोसिक्यूशन के पास ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा एज यूजुअल, कि उसी को कोई और एविडेंस दिखाना है जिससे वो इस बात को डिसप्रूव कर पाए, ठीक है। इतनी चीज़ है इसमें, तो कोई एक एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि उसका, सिंपल बात, बॉटम लाइन हमारी यही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा सेक्शन 9 एंड इट हैज़ बीन कवर्ड। और इससे रिलेटेड एक ही सेक्शन था हमारा 106 की इलस्ट्रेशन, वो देख लिया है हमने, और फिर प्ली ऑफ एलिबाई को समझने की कोशिश की और इसका क्या रिलेशन है हमारे सेक्शन 7 के साथ, और किस तरीके से अगर कोई चीज़ इनकन्सिस्टेंट है या इम्प्रोबेबल या प्रोबेबल है तो वो किस तरीके से रेलिवेंट फैक्ट बन जाती है, ये हमने देखने की कोशिश की है सेक्शन 9 के अंदर। फिर इसके कुछ एसेंशियल्स देखे हैं एंड को एक्यूज के साथ व्हाट इज़ द रिलेशन, और फिर हमने 2-3 केस लॉज पढ़े हैं, और ये भी देखा है लास्ट में कि अगर वो फेल कर जाता है, वो प्रूव नहीं कर पाता है एलिबाई का, तो तब क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारा मेन टाइम जो लगेगा आज के लेक्चर में वो लगेगा सेक्शन 9 में। अब जो सेक्शन 10 है और सेक्शन 11 है ये मतलब बहुत छोटे हैं, ये हम लोग बेयर एक्ट से और 1-2 एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हैं, तो हम आज ही कवर कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 10 के टुवर्ड्स, जो कि हमारा अगले रेलिवेंट फैक्ट की बात करेगा, ठीक है। सेक्शन 10 क्या बोलता है, बहुत छोटा सा ही, आपको दिख भी रहा होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, ठीक है। और एक बार बेयर एक्ट रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। सी, इसमें बोला गया है, पहले इसकी मार्जिनल नोट पढ़ लो। फैक्ट्स tending to enable court to determine amount are relevant in suits for damages. In suits, पहली बात तो ये नोटिस करो, suits लिखा है यानी कि हम सिर्फ सिविल केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम क्रिमिनल केस की बात ही नहीं कर रहे हैं सेक्शन 11 में, क्यों सेक्शन 10 में। बीएसए मैंने बताया था क्रिमिनल एंड सिविल दोनों पे अप्लाई होता है, बट यहाँ पे सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली जो शब्द यूज़ किया गया दैट इज सूट, और सूट हमेशा हम सिविल केस में यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि सेक्शन 10 सिर्फ सिविल केस में लगेगा। आगे देखो, इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant. तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि अगर ऐसा सिविल केस है जिसमें डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं, यानी कि कंपेंसेशन, अब वैसे देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डैमेजेस एंड कॉम्पेंसेशन, बट अभी के लिए हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप ये मान के चलो कि एक सिविल केस चल रहा है जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से एक रिलीफ के तौर पे उसने पैसे मांगे हैं, डैमेजेस मांगे हैं, ठीक है, बदले में, कि मान लो मेरा इतना नुकसान हो गया या आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो इससे मुझे इतना लॉस हुआ, तो मुझे तो भाई 50 लाख रुपए चाहिए एज डैमेजेस। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, ये फैक्ट एंड इशू है, एक ऐसा फैक्ट एंड इशू जिसमें डैमेजेस आर क्लेम्ड, ठीक है, उस केस में कोई भी ऐसा फैक्ट अगर कोर्ट के पास सामने आता है जिससे कोई ऐसी बात पता चल रही है जिससे कि जो डैमेजेस की अमाउंट है
उसको फाइनलाइज या उसको डिसाइड करने में या उसको डिटरमाइन करने में हेल्प मिल रही है, तो वो फैक्ट भी ऑटोमेटिकली रेलिवेंट हो जाएगा। इसके लिए अमाउंट ऑफ डैमेजेस को क्वांटम ऑफ डैमेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ, वरना ऐसे कन्फ्यूजन रहेगी। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 10। पहली बात आपको पता चल गई, हम यहाँ पे सिर्फ सिविल केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टर्म यूज़ कर दी गई है दैट इज सूट। ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक डिफरेंस लाती हैं, तो हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए बेयर एक्ट, ठीक है। अब सेक्शन 10 में लिखा गया है, पहली चीज़ तो ये सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो ए वर्सेस बी। अब यहाँ पे पार्टीज का नाम लिख रही हूँ क्योंकि सिविल केस है, तो सिविल केसेस में हमेशा एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी होता है, स्टेट आता है क्रिमिनल केसेस में, राइट। अब ये एक केस चल रहा है इन दोनों के बीच, करेक्ट। अब क्या होता है, ये मान लो प्लेंटिफ है, ये है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है, जिसने सूट फाइल किया है, जो डैमेजेस या कुछ रिलीफ क्लेम कर रहा है, और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट फाइल किया है। तो अगर ए बोलता है कि बी हैज़ ब्रोकन माई बाइक और उसके बदले मुझे डैमेजेस चाहिए, ये बात बोल रहा है हमारा प्लेंटिफ जो है हमारा ए बोल रहा है कि बी ने मेरी बाइक तोड़ फोड़ दी है, ख़राब कर दी है और मुझे डैमेजेस चाहिए। मान लो कोई भी अमाउंट लिख दी गई या नहीं लिखी, ठीक है। अब अगर इसके रिवर्ट में बी जो कि हमारा डिफेंडेंट है, ठीक है, अगर वो ये बोलने की कोशिश करता है कि मान लो ये डैमेजेस बोल रहा था कि भाई मुझे तो 10 लाख चाहिए, ठीक है, मेरी बाइक के नुकसान के। अब अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा फैक्ट ले आए कि भाई ये जो इसकी बाइक है ना, ये तो 15 साल पुरानी है, 15 ईयर्स ओल्ड है, नॉट इन गुड कंडीशन, ठीक है, वो पहले से ख़राब थी और ये बहुत ज़्यादा डैमेजेस क्लेम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट, ये जो फैक्ट है ना, ऐसा कोई फैक्ट ले आता है कि भाई ये बहुत पुरानी थी या कुछ थी, तो जिससे कि डैमेजेस की अमाउंट पे इफेक्ट आ सकता है। तो अब ये वाला जो फैक्ट है कि ये 15 साल पुरानी है, अदरवाइज इट इज़ नॉट रेलिवेंट कि कितनी नई है कितनी पुरानी है, बट क्योंकि यहाँ पे वो डैमेजेस क्लेम कर रहा है, तो उस चीज़ में ये फैक्ट विल हेल्प, दिस फैक्ट विल हेल्प टू कैलकुलेट डैमेजेस, ये अमाउंट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, राइट। तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो ये वाली फैक्ट बताया, दिस इज कम्प्लीटली रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 10 BSA। तो इसी तरीके से आप n नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हो ना यार, कुछ भी बोल लो कि ए और बी के बीच में मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ए एंड बी हैं और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम उसमें नहीं जा रहे, ठीक है। मान लो कुछ सामान लेन देन था, बदले में पैसे देने थे। अब ए को मान लो देने थे, ए को गुड्स देने थे, कुछ सामान देना था, और बी को बदले में पैसे देने थे, ठीक है, पेमेंट करनी थी। अब क्या हुआ ना, बी ने मान लो 5 लाख एडवांस दे रखे हैं। अब ये ए जो है ये कर जाता है ब्रीच, ये कर जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बी बन जाएगा प्लेंटिफ, ये बन गया डिफेंडेंट। तो बी सूट फाइल करेगा अगेंस्ट ए, और क्या क्लेम करेगा बी, डैमेजेस, कि भाई मेरे को रिलीफ के तौर पे पैसे चाहिए कि इसने मुझे सामान नहीं पहुंचाया, इसकी वजह से मुझे आगे देने में दिक्कत आई, या मेरे को आगे किसी को सप्लाई करना था, या मुझे खुद यूज़ करना था, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था वो ख़राब हो गया, तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो डैमेजेस चाहिए। अब अगर बी मांग रहा है, मान लो कितने 10 लाख डैमेजेस मांग रहा है, ठीक है, ए यहाँ पे फैक्ट लेके आएगा ना, सॉरी यहाँ पे ए रख लो आप, इसने बी ने ए को ऑलरेडी 5 लाख एडवांस दे रखा है, ठीक है। अब मान के चलो कि ए ने तो गुड्स दे दिए, ठीक है, ए ने गुड्स दे दिए, ये हो गया डिफेंडेंट, ये हो गया प्लेंटिफ, ठीक है। अब क्या हुआ कि बी ने सूट फाइल किया, जब बी ने सूट फाइल किया बी वर्सेस ए, बी ने बोला कि भाई
मैंने तो 5 लाख ऑलरेडी दे रखे हैं। ए बोल रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है किसने, बी ने, तो मुझे तो 10 लाख रुपए के डैमेजेस चाहिए। तो बी वहाँ पे बोलता है कि भाई 5 लाख तो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैं और क्यों दूँ, 5 लाख तो मैंने ऑलरेडी दे ही रखे थे ना आपको, फिर भी आपने मुझे गुड सप्लाई नहीं किए। तो यहाँ पे क्या बात आ जाएगी कि ये जो फैक्ट इसने बताया है ना कि इसने 5 लाख पहले ही दे रखे हैं, तो ये हेल्प करेगा कोर्ट को हेल्प करेगा टू डिसाइड डैमेजेस की अमाउंट। तो उस हिसाब से कोर्ट कैलकुलेट करेगी ना कि भाई 5 लाख तो उसने पहले ही दिए हुए थे ना, मान लो और नुकसान हो तो चल 2-3 लाख और दे दिए, पर पूरे 10 लाख नहीं देगी, राइट। तो ये बात होती है हमारी डैमेजेस की, कि सेक्शन 10 सिर्फ यही बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है सामने, ये जो फैक्ट है ये ऑटोमेटिकली रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है कोर्ट को टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। बस इतनी सी बात थी सेक्शन 10 की, ठीक है। एक बार हम लगे हाथ सेक्शन 11 भी देख लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। सेक्शन 11 क्या बोलता है, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। तो ये बात कर रहा है कि फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ये बात कर रहा है कि जब भी किसी राइट को लेके, किसी अधिकार को लेके या किसी कस्टम, कोई ऐसी प्रैक्टिस को लेके कोई भी सवाल उठता है ना किसी भी केस में, तो कौन से फैक्ट्स को हम उस केस में रेलिवेंट मानेंगे, ये बात है इतनी सी। तो सेक्शन 11 बात कर रहा है हमारा कि जब भी क्वेश्चन अराइजेस, किस चीज़ का क्वेश्चन अराइज होता है, किसी भी राइट को लेके, किसी भी अधिकार को लेके, या फिर किसी भी प्रैक्टिस, किसी भी कस्टम यूसेज को लेके। अब वो चाहे प्राइवेट हो चाहे हो पब्लिक, प्राइवेट राइट या कस्टम भी हो सकता है और पब्लिक राइट या कस्टम भी हो सकता है। प्राइवेट कब बोलोगे आप, जब वो सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और पब्लिक यानी कि जब वो ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, यानी कि प्राइवेट राइट क्या होगी कि भाई यहाँ से राइट टू वे, इस घर से मतलब बी के घर से जाने का अधिकार मेरा है, तो सिर्फ मेरा है ना, या मेरे घर में जो बंदे रह रहे हो, तो वो हो गया प्राइवेट राइट। बट अगर मैं बोलूँ कि ये एक पब्लिक पार्क है और यहाँ पे तो हम पूरी कम्युनिटी, जो हमारी गली में मान लो एक पार्क है, तो हम सबका राइट है उस पार्क में जाने का, एंजॉय करने का उस पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो वो हो गई हमारी पब्लिक राइट, ठीक है। और कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं वो सिर्फ एक फैमिली तक सीमित होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी कम्युनिटी या पूरा एरिया फॉलो करता है, ये होता है प्राइवेट एंड पब्लिक। तो सेक्शन 10 में कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि कोई भी राइट या कस्टम का जब भी क्वेश्चन उठेगा ना कि क्या ये अधिकार मिलना चाहिए, उसका है या नहीं है, या ये कस्टम फॉलो होना चाहिए नहीं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है राइट और कस्टम के रिगार्डिंग, अब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक राइट या कस्टम की बात हो, तो तब क्या होगा, तब कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। देखो वो सभी फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाएंगे। सबसे पहली चीज़, जो कोई भी एक ट्रांजैक्शन शो करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हो। अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी क्वेश्चन उठेगा राइट या कस्टम को लेके, चाहे वो प्राइवेट राइट कस्टम हो या फिर पब्लिक, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन उठेगा तो विच फैक्ट्स विल बी कंसीडर्ड रेलिवेंट, अगर उस राइट और कस्टम से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, जब उस राइट और कस्टम से रिलेटेड कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई भी पास्ट इंस्टेंसेस, पास्ट कुछ भी ऐसा हुआ पड़ा है या पहले की कोई एग्जाम्पल्स हैं, पहले कुछ चीज़ें हुई पड़ी हैं, तो अगर ऐसा कोई फैक्ट सामने आता है उससे लिंक, तो वो सभी भी ऑटोमेटिकली सेक्शन 11 के अंडर रेलिवेंट फैक्ट मान लिए जाते हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसी एग्जाम्पल को समझ लो आप, जो इसमें बेयर एक्ट में लिखा है, एंड थिंग्स वुड बी क्लियर्ड। सबसे पहली बात, सेक्शन 11 क्या बोलता है, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। तो यहाँ पे कुछ वो नहीं लिखा कि प्राइवेट और कस्टम, तो दोनों आएंगे, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। तो द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। पहली बात, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मोडिफाइड, रिकग्नाइज्ड, एजर्टेड और डिनाइड। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ पड़ा है पास्ट में
जिससे कि उस राइट या कस्टम को क्रिएट किया गया था, यानी कि वो ग्रांट की गई थी वो राइट। किसी ऐसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपके सामने आता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, इस समय पे इस बंदे ने उस बंदे को या इस बंदे ने उस कम्युनिटी को ये राइट या कस्टम क्रिएट किया था उसके लिए, या ग्रांट किया था वो चीज़ हो, या मॉडिफाई यानी कुछ चेंज किए थे उस राइट या कस्टम में, या फिर रिकॉग्नाइज किया था तो पहले से ही बस एक रिकॉग्निशन दे दी थी कि हाँ हम ये चीज़ मान के चलते हैं, या एजर्ट किया था या डिनाई किया था। एजर्ट भी हामी भरनी, लेकिन डिनाई यानी कि कोई ऐसा पास्ट ट्रांजैक्शन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये राइट देने से मना कर दिया गया था, कि ये बोल दिया गया था कि ये जो पब्लिक पार्क है बेशक से पब्लिक प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज बाय दिस पर्टिकुलर पीपल, कि इस वाले एरिया में रहते हुए बंदों के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया वालों के लिए है। तो ऐसा भी कुछ इंस्टेंस हो, ठीक है, तो ये सभी ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिलेवेंट हो जाएंगे इस केस में, सेक्शन 11 के अंडर। दूसरी बात कर रहा है कि जब भी क्वेश्चन उठता है राइट या कस्टम का, तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस क्या होते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कोट कर सकता है कि पहले ऐसा कुछ हुआ था जिससे पता चलता है कि ये जो राइट और कस्टम है इसको क्लेम किया गया, रिकॉग्नाइज, एक्सरसाइज, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, एजर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। सेम चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर इंस्टेंसेस भी वन एंड द सेम चीज़ें हैं जो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाएंगी। इलस्ट्रेशन को ध्यान से समझना। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी। सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन पे चलना है। मैं ये नहीं बात करी, मान लो कोई भी केस चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ। क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि एक राइट को लेके कि क्या मछली लेने का फिशरी राइट ए व्यक्ति नाम के बंदे के पास फिशरी का राइट है या नहीं। तो सेक्शन 11 क्वेश्चन में आ गया। 11 में सिर्फ इतना लिखे ना, जब भी राइट या कस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन उठेगा तभी सेक्शन 11 पिक्चर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या ए के पास राइट टू फिशरी है या नहीं। तो उसको प्रूव करने के लिए ए क्या करता है, एक डीड दिखाता है कि एक डीड हुई थी। डीड कुछ भी मान के चलो, एक रिटन में एक डॉक्यूमेंट था जिससे कन्फर यानी दी गई थी मुझे फिशरी राइट ऑन एज एंसेस्टर्स। कि ए बताने की कोशिश करता है कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस या ट्रांजैक्शन, तो डीड को हम ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं कि डीड यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट था, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू जो ये फिशरी राइट है ना, ये फिशरी राइट दी गई थी, कन्फर की गई थी टू एज एंसेस्टर्स, कि उसके बड़े बुजुर्गों या उसकी फैमिली मेम्बर्स को, कि ए की जो ऊपर वाली पीढ़ी थी ना उस जनरेशन को फिशरी राइट दी गई थी इस डीड के थ्रू। तो इसीलिए वो पास ऑन करती करती मेरी जनरेशन तक आ गई और मेरे पास भी राइट टू फिशरी है। तो ये चीज़ जो है ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट कंसीडर किया जाएगा ना। ये जो डीड वाली चीज़ है ये बताने की कोशिश कर रहा है ना कि ये राइट कहाँ से आई गई उसके पास, तो ये चीज़ है, ये भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। उसके अलावा अगर कोई मॉर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, या फिर हाँ कि वो बता सकते हैं कि उसने गिरवी रखी थी ये राइट, ठीक है, उसके फादर ने गिरवी रखी थी, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। या फिर एक सब्सिक्वेंट ग्रांट हुआ था ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, कि मान के चलो कि ए के फादर के पास ऑलरेडी राइट था बट उसने सब्सिक्वेंट ग्रांट किसी और को भी दे दिया, ठीक है, वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर। तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं कि मान के चलो डीड के थ्रू पता चला कि अच्छा ये वाली राइट कन्फर की गई थी ए के एंसेस्टर्स पे, तो ऑटोमेटिकली ए के पास ऑन हो गई। या फिर ऐसा कुछ पता चले कि फादर ने एक टाइम पे वो वाली राइट को मॉर्टगेज किया था। अब मॉर्टगेज वो तभी करेगा ना जब उसके पास खुद की राइट होगी, तो इससे ये प्रूव होता है कि राइट टू फिशरी तो इनके पास थी, तभी उन्होंने मॉर्टगेज किया ना किसी चीज़ के लिए। या फिर वो बताने की कोशिश करे कि उसने सब्सिक्वेंट ग्रांट कर दिया किसी और को, यानी कि ए के पास फिशरी राइट है, राइट, तो अब ए ने मान लो डीप नाम के व्यक्ति को, मतलब ए के जो फादर थे उन्होंने मान लो किसी एक्स बंदे को हायर किया कि तू मेरे बिहाफ पे ये राइट एंजॉय कर और मुझे ला के दे, मैं उसके बदले तुझे पैसा दूंगा। तो उसने वो वाली राइट उसको सब्सिक्वेंटली ट्रांसफ़र की कि भाई तुम मेरी जगह पे मेरे बिहाफ पे जाके क्या बोलते हैं मछलियाँ इकट्ठी कर लाया कर, ठीक है। तो ये जो फिशरी की राइट उसने सब्सिक्वेंटली ग्रांट किया, ये तभी की है ना क्योंकि वो उसके पास थी राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राइट थी तभी ये सब पॉसिबल हुआ, तभी ये सब ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हुए। या फिर और कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स दिखा सकता है जिसमें ए के फादर ने
एक्सरसाइज कर रखी हो राइट, ठीक है। या फिर ऐसे कोई इंस्टेंसेस भी दिखा सकता है कि कोई ऐसा बंदा आ सकता है, ऑपोजिट पार्टी आएगी, वो बताएगी कि नहीं ये जो राइट थी ना ए के फादर के पास, फिशरी के राइट, ये जो आसपास के जो नेबर्स थे ना, आस पड़ोसी, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने डिनाई करने की कोशिश की थी। तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं, दीज आर ऑल कनेक्टेड एंड दीज ऑल आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 11। सिर्फ इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है सेक्शन 11 में कि जब भी क्वेश्चन उठेगा, ध्यान से समझना, जब भी क्वेश्चन किसी भी केस में अगर राइट या कस्टम को लेके क्वेश्चन उठता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, तो दो तरीके के फैक्ट्स हमेशा रिलेवेंट हो जाएंगे 11 के अंडर। जो भी ऐसे फैक्ट्स कोई ट्रांजैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर पास्ट इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जिसके थ्रू कोई भी राइट या कस्टम को दिया गया, लिया गया या उसमें कुछ चेंजेस किए गए या XYZ कोई भी और चीज़ हो, तो वो सब भी रेलिवेंट हो जाएगा। ये है हमारा सेक्शन 11। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार एक ओवरलुक कर लेते हैं, एक मतलब नज़र मार लेते हैं हमने क्या क्या किया है। स्टार्टिंग से आ जाओ। हमने पहले सेक्शन 9 कवर करा, फिर प्ली ऑफ एलिबाई का कॉन्सेप्ट रीड किया, एसेंशियल्स पढ़े, देन हमने कोएक्यूज के कंसेप्ट के साथ कनेक्ट किया, देन वी रेड 3 केस लॉस, कमल प्रसाद, लखन सिंह एंड एक शंकर लाल का केस पढ़ा। फिर वी मूव टुवर्ड्स सेक्शन 10 हमने पढ़ लिया ब्योर एक्ट से विद इलस्ट्रेशंस, एंड 11 भी इसी तरीके से हमने कर लिया। बस आज के लिए 3 सेक्शंस बहुत हैं एंड हम लोग अगली क्लास में सेक्शन 12 ऑनवर्ड्स मूव ऑन करेंगे। एंड आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ईजी लैंग्वेज में समझ आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। एंड ज़्यादा चीज़ें तब क्लियर होंगी जब आप इसको बार बार रिविजन करेंगे। सो माई ओनली एडवाइस वुड बी दैट जब भी क्लास लेने बैठे हैं तो पहले वाली क्लासेस ज़रूर एक बार देख के आएँ, ठीक है, बिकॉज सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब मैंने मान लो आज कोई बात बताई, अब मैं नेक्स्ट सेशन में अगर कुछ ना कुछ हो सकता है ना कनेक्टेड प्रोविजन से, मैं कोई रेफरेंस लूँ कि मैंने उस दिन ये बताया था, तो कनेक्ट तभी होगा ना जब आपने एक सीक्वेंस में क्लासेस ली हैं। सो बीच बीच में से क्लासेस मत लेना, एक सीरीज़ में क्लासेस अटेंड करो, मेक योर नोट्स, अपने मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, जो भी रनिंग नोट्स क्लास में मैं लिखती हूँ आप भी साथ साथ लिख लो अपनी लैंग्वेज में, अदरवाइज़ ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, ब्योर एक्ट रिविजन लो एंड मल्टीपल रिविजन करते रहो। ब्योर एक्ट की रीडिंग ज़रूर लेनी है, और जो भी हम लोग केस लॉज वगैरह सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं एक बार ज़रूर रीड करके आया करो बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।